हेलो एंड वेलकम टू सिविल सर्विस एक्सप्रेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं RAS प्रीलिम्स 2024 के लिए एक नई सीरीज़, जिसके अंदर हम रिवाइज करेंगे PYQs के थ्रू। जनरली हम क्या होते हैं, PYQs को गो थ्रू करते हैं, PYQs को सॉल्व करते हैं। लेकिन PYQs को सॉल्व करने से सिर्फ आपको हेल्प नहीं मिलेगी, आपको करना ये होगा कि आपको PYQs के ट्रेंड को समझना पड़ेगा और PYQ को एज अ बेसिस लेके आपको कंटेंट को पढ़ना पड़ेगा। इस सीरीज़ के अंदर हम वही कोशिश कर रहे हैं कि हम PYQs के थ्रू रिवाइज करेंगे और हमारे सारे कंटेंट को एक बार फिर से गो थ्रू करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम आज इंडियन पॉलिटी से। हम 2023 से लेके 2013 तक जितने भी PYQs आ रखे हैं इंडियन पॉलिटी के, वो हम रिवाइज करेंगे इस सीरीज़ के अंदर और धीरे धीरे बाकी सब्जेक्ट्स को भी हम कवर करते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। इस टॉपिक के अंदर जो भी PYQs इस टॉपिक के अंदर आए हुए हैं, पहले हम उसको रिवाइज करेंगे। फर्स्ट PYQ इज, आप चाहें तो इस स्लाइड को पॉज कर सकते हैं, खुद से पहले सॉल्व करने के ट्राई कर सकते हैं और उसके बाद में आप उसके आंसर को भी चेक कर सकते हैं। इसके थ्रू आपके डबल रिवीजन हो जाएगा एक ही वीडियो के अंदर में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो है 2023 के अंदर आया हुआ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी इंडिया के अंदर में टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, हम उसकी असेंबली के रिलेटेड फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। द फाइनल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड ऑन 24 जनवरी 1950। सही है ये ऑप्शन। सेकंड है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज डिक्लेयर्ड टू बी ड्यूली इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन दिस फाइनल सेशन। ये भी सही है। फर्स्ट सेशन होता है इस असेंबली का 9 दिसंबर 1946, ये था फर्स्ट सेशन, ठीक है। और फाइनल सेशन होता है 24 जन 1950 को। 9 दिसंबर को फर्स्ट सेशन होता है असेंबली का और 13 दिसंबर 1946 के अंदर में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो होता है वो जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस करवाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर में। तो 3 डेट्स याद रखनी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिलेटेड। 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास होता है और 24 जनवरी 1950 के ऊपर अंदर ये फाइनल सेशन इसका कंक्लूड होता है और इसके बाद में ये एज अ पार्लियामेंट ही वर्क करेगी इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? 2। बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। आपको एक और फैक्ट पूछता हूँ, आपको कमेंट में बताना है कि कितने टाइम तक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने सेशंस लिए और उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बना। डेट मीन्स कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के अंदर में, ठीक है। ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सबसे पहला शेड्यूल कौन सा आता है? अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ इंडिपेंडेंट इंडिया के टाइम पे, तब 8 शेड्यूल्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था तब 8 शेड्यूल्स ऑलरेडी थे और फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद में ऐड हुआ था 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल किसके रिलेटेड था? 9th शेड्यूल में ये मेंशन किया गया था कि कुछ सेंट्रल और स्टेट लॉज होंगे जिसको आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट के अंदर में। सेंट्रल एंड स्टेट लॉज विच कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट। मेनली ये लॉज किसके रिलेटेड थे? ये लॉज रिलेटेड थे ज़मींदारी अबॉलिशन या लैंड रिलेटेड लॉज थे। ज़मींदारी का जब अबॉलिशन किया गया फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू, तब ये 9th शेड्यूल ऐड किया गया ताकि ज़मींदारी अबॉलिशन लॉज को किसी भी कोर्ट में चैलेंज ना किया जा सके। और ये फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ कब था? 1951 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 2021 का ये क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट dealing with the National Judicial Appointment Commission was declared unconstitutional by the Constitutional Bench of the Supreme Court। जो NJAC आई थी, गवर्नमेंट लेके आई थी, वो कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू?
अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, मतलब कौन से अमेंडमेंट के थ्रू एनजीएसी आई थी जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये एनजीएसी आया था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। 99th अमेंडमेंट के अंदर गवर्नमेंट लेके आई थी एनजीएसी ताकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट किया जा सके इसके थ्रू, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया और बोला कि जो कलेजियम सिस्टम है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस वही सही है, एनजीएसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वो बोल रहे थे कि सेपरेशन ऑफ पावर का जो फिलॉसफी है ये उसको इम्पैक्ट कर रहा था, ये उसको हर्ट कर रहा था एनजीएसी। तो ये 99th अमेंडमेंट था। आपको बाकी सारे अमेंडमेंट को भी देखना है। आपको जैसे 99th पूछ लिया है तो आपको 98th पूछ सकते हैं, 97th पूछ सकते हैं, 100, 101 सारे अमेंडमेंट्स को ऐसे आपको याद रखते हुए चलना है। और ऐसे ही PYQs के थ्रू आपको समझना है कि एग्ज़ाम का ट्रेंड क्या है और एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है। तो 97th अमेंडमेंट था जो था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रिलेटेड में। ठीक है, ये 2011 में आया था। 98th जो था उसके अंदर में आर्टिकल 371J करके था, आर्टिकल 371J को इंसर्ट किया गया था। और क्यों इंसर्ट किया गया था? ताकि कर्नाटका का जो गवर्नर थे उनको एम्पावर किया जा सके कि वो हैदराबाद कर्नाटका रीजन को डेवलप करो। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि 98th के अंदर में आर्टिकल 371J इंसर्ट किया गया ताकि कर्नाटका के गवर्नर को एम्पावर किया जा सके वो हैदराबाद कर्नाटका रीजन को डेवलप करें। 99th में एनजीएसी आया था। 100th जो अमेंडमेंट था उसके अंदर में एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट का मतलब क्या थे? कुछ एनक्लेव्स थे इंडिया के पास, या एनक्लेव्स मीन्स ज़मीनें थी इंडिया के पास में और कुछ थी बांग्लादेश के पास में। इन दोनों का एक्सचेंज हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ये था 100th अमेंडमेंट। 101 आता है, आपको याद होगा इकोनॉमी में भी आप पढ़ेंगे, जीएसटी। इसके थ्रू जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था। सेकंड आता है 102nd अमेंडमेंट। 102nd अमेंडमेंट में आया था एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। वो इंट्रोड्यूस किया गया था एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। 103rd अमेंडमेंट जो था उसमें EWS रिजर्वेशन की बात की गई थी। ठीक है, 103rd अमेंडमेंट में EWS रिजर्वेशन की बात की गई थी। और 104th अमेंडमेंट में जो एंग्लो इंडियंस की सीट्स रिजर्व्ड होती थी लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, उसको एंड कर दिया गया था। एंग्लो इंडियंस के रिलेटेड था इन LA एंड लोकसभा। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ 105th किसके लिए आया था और 106 किसके लिए आया था, ये आपको कमेंट में बताना है। ये लेटेस्ट है और इसके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। आपको मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है अमेंडमेंट्स में, क्योंकि डायरेक्ट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और चांसेस यही रहते हैं कि आपको इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूछा जाए। जैसे अगर प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स की बात करें पुरानों की, तो उसमें इंपॉर्टेंट है 1st, 7th, 15th, 25th, ठीक है, 25th, 26th है, फिर है 42nd, फिर है 44th, उसके बाद में 73, 74, 93, ये बहुत सारे, और 86 भी है इसके अंदर इंपॉर्टेंट। ये बहुत सारे हैं इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जिसके अंदर सिग्निफिकेंट चेंजेस लाए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। तो ये इन अमेंडमेंट्स को तो आपको अच्छे से पढ़ना है, साथ में लेटेस्ट अमेंडमेंट किस फैक्टर्स, किस चीज़ों से रिलेटेड थे वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया 2021 का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो है Which of the following statement about resolution adopted by State Legislative Assembly under Article 169 of the Constitution of our India for the abolition of State Legislative Council is correct? कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को पावर होता है कि वो चाहे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको फ्रेम कर सकती है, उसकी डिमांड कर सकती है उसके फ्रेमिंग की, या उसके एबॉलिशन की डिमांड कर सकती है। तो ये जो पावर दे रखा है 169 के अंडर में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को दे रखा है, ना कि पार्लियामेंट को। फ्रेम तो पार्लियामेंट करेगा, लेकिन उसकी जो रिक्वेस्ट होगी वो उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली करेगी। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है विथ रेफरेंस टू दैट पावर। It does impose an obligation on the governor to reserve resolution for the consideration of president.
कि गवर्नर को वो रिजोल्यूशन जो भी होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने का वो रिजर्व करना पड़ेगा प्रेसिडेंट के लिए। जी नहीं, ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। इट डज नॉट इम्पोज एन ऑब्लिगेशन ऑन द यूनियन गवर्नमेंट टू टेक एक्शन फॉर इनिशिएटिंग लेजिस्लेटिव इन पार्लियामेंट। सही बात है, कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होता पार्लियामेंट के ऊपर कि वो लेजिस्लेटिव एक्शंस को इनिशिएट करे। इट डज नॉट इम्पोज ऑब्लिगेशन ऑन द गवर्नर टू रिजर्व रिजोल्यूशन फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। शायद से ये ऑप्शन रिपीट हो गया है, इसमें कुछ गलती है, ठीक है। इट डज इम्पोज एन ऑब्लिगेशन ऑन द यूनियन गवर्नमेंट टू टेक एक्शन फॉर इनिशिएटिंग लेजिस्लेशन इन पार्लियामेंट। ये रॉन्ग है, कोई ऑब्लिगेशन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट कौन सा सही होगा? इट डज नॉट इम्पोज एन ऑब्लिगेशन ऑन द यूनियन गवर्नमेंट टू टेक एक्शन फॉर इनिशिएटिंग लेजिस्लेटिव इन पार्लियामेंट। इस आंसर को समझने से पहले हम अच्छे से आर्टिकल को समझ लेते हैं कि आर्टिकल बोलता क्या है। तो आर्टिकल 169 बोलता है, द आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द पार्लियामेंट टू आइदर क्रिएट और अबॉलिश अ काउंसिल इन अ स्टेट। कि पार्लियामेंट को अलाउ करता है कि वो चाहे तो काउंसिल बना सकता है, पार्लियामेंट बना सकता है, ठीक है, क्रिएट और अबॉलिश, लेकिन वो खुद से नहीं बना सकता। वो कब बना सकता है? इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट पासेस अ रिजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली रिजोल्यूशन पास करती है, ठीक है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली रिजोल्यूशन पास करती है तो ही पार्लियामेंट क्रिएट या अबॉलिश कर सकता है। जो ये रिजोल्यूशन होता है वो पास होना चाहिए टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ठीक है, टोटल मेंबरशिप जो भी असेंबली की होगी वो ऑफ द असेंबली प्लस 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग। जो भी मेंबर्स प्रेजेंट होंगे उस दिन, उसमें से जो भी 2/3 लोग हैं वो वोट करने चाहिए। टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्लस 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग। जब ये रिजोल्यूशन इन दोनों के द्वारा पास होगा, स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा पास होगा, तो वो जाएगा पार्लियामेंट के अंदर में और पार्लियामेंट क्रिएट या अबॉलिश करेगी लेजिस्लेटिव काउंसिल को। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसमें बोला है कि पहले आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कुछ कमिटीज़ दे रखी हैं और उनके चेयरमैन कौन थे वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं। तो पहला था फंडामेंटल राइट्स कमेटी। फंडामेंटल राइट्स कमेटी के चेयरमैन कौन थे? सरदार पटेल। आपको सारी कमिटीज़ के चेयरमैन भी देखने हैं, हम देखेंगे इसमें आगे। आपको पता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था, तो आप इजीली बोल सकते हैं कि BR अम्बेडकर। और यूनियन पावर्स का कमेटी का चेयरमैन कौन था? जवाहरलाल नेहरू। और स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? KM मुंशी। आपको मेन ऐसे याद रखता है कि यूनियन पावर और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कमेटी थी उन दोनों के चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। यूनियन लेवल पे जो भी काम हो रहा था वो देख रहे थे जवाहरलाल नेहरू, और स्टेट जो पावर कमेटी है, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, उनके चेयरमैन थे सरदार पटेल। साथ ही में पटेल के पास फंडामेंटल राइट्स का भी पोर्टफोलियो था, ठीक है। पटेल फंडामेंटल राइट्स कमेटी के भी चेयरमैन थे। फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया कमेटी के चेयरमैन थे सरदार पटेल। मुंशी जी को आप याद रखो स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन से। एक सेकेंड, आई थिंक सो यहाँ पे ऑप्शन गलत है, या तो कुछ मिस्टेक हुआ है। स्टीयरिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। या तो ऑप्शन में या कुछ मिस्टेक हो रखा है या क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है लिखते वक्त। तो स्टीयरिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे राजेंद्र प्रसाद थे, और जो मुंशी थे वो मुंशी इस कमिटीज़ के अंदर में इंक्लूडेड नहीं है। अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन क्या होना चाहिए? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और इस हिसाब से ऑप्शन राइट कौन सा होगा? अगर हम थर्ड की जगह राजेंद्र प्रसाद को रखते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। एक बार हम सारी कमिटीज़ को देख लेते हैं। देखो, सबसे पहली कमेटी आती है यूनियन पावर कमेटी, ठीक है। यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन थे नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन भी नेहरू थे। थर्ड कमेटी आती है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन या स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है। तो प्रोविंसेस और स्टेट लेवल पे जो भी काम हो रहा था वो देख रहे थे हमारे पटेल साहब, ठीक है। ये थे पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन सबको पता है, सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है। ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स भी आपको याद करने के, उनके मेंबर्स कौन थे वो आप कमेंट में बता सकते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स कौन कौन थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे अम्बेडकर,
ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कमेटी आती है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, जो कमेटी थी फंडामेंटल राइट्स पे, माइनॉरिटीज़ पे एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया। तो ये जितनी भी कमिटीज़ थी, ये मेन कमेटी थी एडवाइजरी कमेटी, जो इन सारे एरियाज़ के रिलेटेड काम देख रही थी। तो उसके चेयरमैन थे पटेल, ठीक है। और इनके नीचे, इस कमिटीज़ के नीचे सब कमिटीज़ भी बनी थी। जैसे पटेल के पास इतने सारे पोर्टफोलियोज़ थे, तो इन पोर्टफोलियोज़ को संभालने के लिए छोटी छोटी सब कमिटीज़ भी बनी थी। तो इसी कमेटी के नीचे सब कमेटी थी, पहली का नाम था सब कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। उसके चेयरमैन कौन थे? कृपलानी, JB कृपलानी, ठीक है। सेकंड जो सब कमेटी थी वो माइनॉरिटीज़ सब कमेटी थी, माइनॉरिटीज़ सब कमेटी, मैं SC लिख रहा हूँ सब कमेटी। तो उनके चेयरमैन कौन थे? HC मुखर्जी थे माइनॉरिटी सब कमेटी के चेयरमैन। थर्ड आते हैं जो नॉर्थ ईस्ट एरिया था, ट्राइबल एरिया था, आसाम और उस साइड वाला जो भी एरिया था, नॉर्थ ईस्ट वाली जो कमेटी थी, उसके जो चेयरमैन थे वो थे गोपीनाथ बारडोलोई, ठीक है। और फोर्थ जो थी एक्सक्लूडेड और पार्शियली एक्सक्लूडेड जो भी एरियाज थे, उनकी जो सब कमेटी थी ये थी एक्सक्लूडेड एरियाज। उसकी सब कमेटी के चेयरमैन थे AB ठक्कर। और फिफ्थ जो सब कमेटी थी, जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर था, उसकी जो सब कमेटी थी, उनके भी चेयरमैन थे जो अभी मेंशन नहीं है, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। तो 4 आपको याद रखना है कि सब कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स के JB कृपलानी थे, माइनॉरिटी सब कमेटी के HC मुखर्जी, नॉर्थ ईस्टर्न सब कमेटी के गोपीनाथ बारडोली, एक्सक्लूडेड एरिया जो थे उनकी सब कमेटी के थे AB ठक्कर। अब कुछ मेन कमिटीज़ भी थी, जैसे देखो राजेंद्र प्रसाद को आप याद करो, राजेंद्र प्रसाद को चेयरमैन बनाया गया था, प्रेसिडेंट बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक है, वो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर में। तो उस रिलेटेड जो भी काम होंगे कि प्रोसीजर संभालना है, रूल्स कैसे होंगे, वो सब चीज़ें होंगे। तो एक कमेटी थी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, ठीक है। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के चेयरमैन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, R प्रसाद लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और साथ में देखो प्रेसिडेंट जो था, गाड़ी को स्टीयरिंग कौन संभालता है? जो गाड़ी स्टीयरिंग पे बैठा होगा, जो मेन सीट पे बैठा होगा, तो जो स्टीयरिंग कमेटी के भी चेयरमैन कौन थे? ये राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी के भी चेयरमैन कौन है? राजेंद्र प्रसाद। तो आपको याद रखना है कि ये प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, इसलिए आप रूल्स ऑफ प्रोसीजर भी यही संभाल रहे थे और गाड़ी की स्टीयरिंग भी यही कर रहे थे। और एक और मैंने बोला था कि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी भी पटेल के साथ में थी, और एक और कमेटी थी स्टेट के साथ नेगोशिएशन करने की। आपको पता होगा कि जो भी यूनिफिकेशन होता है इंडिया का, वो किसके अंडर में होता है? पटेल के अंडर में होता है। तो स्टेट नेगोशिएशन जो कमेटी थी उसके चेयरमैन भी थे पटेल। ये सारी मेन कमेटीज़ हैं, ये जो सारी है और ये वाली है, ये सारी मेन कमेटीज़ हैं और ये सब कमेटीज़ हैं। आपको यूनियन वाला सारा काम नेहरू देख रहे थे, स्टेट और प्रोविंसेस का सारा काम पटेल देख रहे थे, साथ में पटेल माइनॉरिटीज़ वगैरह, एक्सक्लूडेड एरियाज, फंडामेंटल राइट्स का भी सारा काम पटेल के अंडर में था, ठीक है। और सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी, जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम दिया गया था, वो दिया गया अम्बेडकर को। और जो हाउस के अंदर रूल्स ऑफ प्रोसीजर करना या स्टीयरिंग कमेटी थी, उनके चेयरमैन थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये आपकी कमिटीज़ वाला पूरा सेक्शन रिवाइज हो गया एक बार में क्वेश्चन के साथ में। नेक्स्ट है 2021 का क्वेश्चन। एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट पूछा गया कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था? कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड स्टेटमेंट है। अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक अ मशीन इज लाइफलेस थिंग, it acquires life because of the men who control it, and India needs today nothing more than a set of honest men who will have the interest of the country before them। वो बोल रहा है कि जो भी मशीन है ये लाइफलेस है, इसको जो जान मिलती है वो उसके लोगों के थ्रू मिलती है, ठीक है। अगर इंडिया को ऐसे ऑनेस्ट लोग चाहिए जो देश को आगे रखे खुद से पहले। तो ये स्टेटमेंट था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। हम मान सकते हैं कि वो प्रेसिडेंट थे तो ऐसी स्पीच वही देंगे ताकि लोगों को मोटिवेट किया जा सके कि हमको ऐसे आदमियों की ज़रूरत है जो देश को आगे रखे, ना को खुद को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2018 का ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? क्या स्टेटमेंट्स है कि इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज, ये करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। आपको जब भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो सबसे पहले जब भी करेक्ट इनकरेक्ट आपको ये देखते ही गोला मारना है, ठीक है।
आपको नॉट करेक्ट दिया है या डू नॉट इंक्लूड दिया हुआ है, तो ये नॉट जहाँ पे भी आए या ये ऐसी चीज़ें जहाँ पे भी आए आपको गोला मार देना है। और दूसरे कौन कौन चीज़ों पे आपको गोला मारना है, जैसे ओनली, ठीक है, ये ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना एकदम एक्सट्रीम वर्ड, ठीक है, ओनली है या सम है या फ्यू है, ये जो भी वर्ड्स होते हैं इन पे आपको क्वेश्चंस एक गोला मार देना है, ताकि आप जब भी ऑप्शंस को इवेल्यूएट करो तो ये वर्ड्स आपके दिमाग से मिस ना हो जाए। जैसे भी आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो, जैसे मैंने फर्स्ट रीडिंग की विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड करेक्ट, तो करेक्ट पे मैंने गोला मार दिया, तो मेरे को पता है कि मेरे को करेक्ट देखना है कि इनकरेक्ट देखना है। कई बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन आते हुए भी ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है कि आप नॉट नहीं पढ़ पाते या करेक्ट की जगह इनकरेक्ट देख लेते हैं, इनकरेक्ट की जगह करेक्ट करके आ जाते हैं। तो आपको इन चीज़ों पर गोला मार देना ताकि आपका ध्यान वहाँ पर रहे हमेशा के लिए। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज। सही बात है। एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है पहले वो समझते हैं। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि जो भी वयस्क है 18 साल से प्लस है उसको अधिकार है वोट देने का। तो इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो वोटिंग हुई थी किसी एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे नहीं हुई थी, ठीक है। उस टाइम तक एडल्ट फ्रेंचाइज वाला सिस्टम नहीं था। उस टाइम पे क्या था कि आपकी वोटिंग राइट्स लिमिटेड थे, हर एक को वोटिंग राइट्स नहीं थे इंडिया के अंदर में। तो जो भी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेलेक्ट हुई थी इनको इलेक्ट किया गया था, नॉमिनेट किया गया था प्रोविंशियल असेंबली की द्वारा। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसको भेजा था किसने, प्रोविंशियल असेंबलीज ने, और प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को सिलेक्ट किया था। तो यहाँ पे एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी, ये स्टेटमेंट सही है। इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन, नहीं, हमने अभी बात की कि डायरेक्ट नहीं था। प्रोविंशियल असेंबली के लोगों ने जो सेलेक्टेड मेंबर्स थे प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर में, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नॉमिनेट भेजे या नॉमिनीज भेजे थे या लोगों को इलेक्ट करके भेजा था। तो ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, इनडायरेक्ट इलेक्शंस था। इट वाज नॉट अ मल्टी पार्टी बॉडी, बिल्कुल गलत है। बहुत सारी पार्टीज़ थी, ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ कांग्रेस के मेंबर्स थे, बहुत सारी पार्टीज़ के मेंबर्स थे। जैसे अम्बेडकर किसी और पार्टी से बिलोंग करते थे, बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग थे, कम्युनिस्ट भी थे, अलग अलग सेक्शन से भी थे। तो सब लोगों से मिल के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। फिर था कि इट वर्कड थ्रू सेवरल कमिटीज़, हमने अभी देखा कि बहुत सारी कमिटीज़ के थ्रू इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम किया था। दो स्टेटमेंट सही होते हैं, ए और डी, तो आंसर है 1, ए और डी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 2018 का ही क्वेश्चन है, ये सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड है। ये सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड लेकिन अमेंडमेंट की बात कर रहा है, तो ये आप सुप्रीम कोर्ट वाले सेक्शन में भी देखेंगे और अमेंडमेंट में भी मेंशन कर सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट नहीं था, लेकिन छोटे छोटे अमेंडमेंट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसलिए आप जब भी अमेंडमेंट के चैप्टर्स को देखें तो आप कोशिश करें कि सारे अमेंडमेंट्स को एक बार गो थ्रू कर लें, लेकिन फोकस जो स्पेशल रहेगा वो आपको जो मेन अमेंडमेंट्स जो मैंने अभी लिस्ट बताई उस पर रहेगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, द एज ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया शैल बी डिटरमाइंड बाय सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर एज द पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड, ठीक है। ये जो सेक्शंस था, ये प्रोविजंस था, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट किया गया था, तो इसका आंसर है 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। इसमें इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है कि मैं आपको एलोबरेट करूं, ठीक है। इसका आंसर है 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये PIL की बात करते हैं, जो PIL का कॉन्सेप्ट आता है इंडिया के अंदर में 1980s के अंदर में। तो वो बोल रहे हैं कि कौन सी कंट्री के अंदर में ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था पहली बार। तो PIL का कॉन्सेप्ट था वो कौन सी कंट्री में ओरिजिनेट होता है, तो ये ओरिजिनेट होता है यूनाइटेड स्टेट्स में, USA के अंदर। ये 1960s के अंदर में ओरिजिनेट होता है ये PIL का कॉन्सेप्ट। PIL क्या बोलता है कि पहले क्या सिस्टम था कि जो व्यक्ति जिसको इम्पैक्ट हुआ है किसी भी एक्ट के थ्रू में वही केस कर सकता था, मतलब जो उस एक्ट का पार्टी होगा वही केस कर सकता था कोर्ट के अंदर में। तो PIL क्या, PIL किस लिए लाया गया था, कई बार ऐसे में होता था कि जो व्यक्ति जिसको इम्पैक्ट हुआ है वो इतना केपेबल नहीं है कि वो कोर्ट में जाके केस लड़ सके। कोई गरीब हो सकता है, कोई पिछड़े वर्ग का हो सकता है, अगर कोई डिसेबल्ड हो सकता है, कई ऐसे लोग हैं जिनको पता भी नहीं है कि उनके साथ में कितना गलत हो रहा है, वो इग्नोरेंट है। तो आप कैसे कोर्ट में जाओगे, तो ऐसे तो जो भी मुजरिम थे वो बरी हो रहे थे, वो उनके ऊपर कोई केस ही नहीं चल रहा था। तो ये PIL का कॉन्सेप्ट लाया गया कि आप जनता के पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए कोई भी व्यक्ति केस कर सकता है कोर्ट के अंदर टू रेक्टिफाई दोज प्रॉब्लम्स और पनिश द कल्प्रिट, ठीक है। ये PIL था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जनरली ये क्लाइमेट वाले थे, इन्वायरमेंटलिस्ट थे या जो सोशल वर्कर्स थे, ये केस करते थे टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक।
ठीक है। तो ये 1960s में ये कॉन्सेप्ट लाया गया यूएसए के अंदर में, और इंडिया में ये कॉन्सेप्ट लाया गया 1980s के टाइम पे, दो लोगों के एफर्ट्स के थ्रू। दो लोग कौन थे? जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर, ठीक है, और जस्टिस पी.एन. भगवती। इन दोनों के एफर्ट के थ्रू ये दोनों सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इनके एफर्ट्स के थ्रू ये आया इंडिया के अंदर में पीआईएल का कॉन्सेप्ट। इसका मेन फंडा क्या है पीआईएल में? पीआईएल काम कैसे करता है? पीआईएल काम करता है बाय रिलैक्सिंग द रूल ऑफ लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडाई का एक रूल होता है, बाय रिलैक्सिंग द रूल ऑफ लोकस स्टैंडाई। देखो इस पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि लोकस स्टैंडाई का रूल होता क्या है। अब यूपीएससी में और बाकी स्टेट पीएससी में देखेंगे जनरली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको जैसे इसमें भी आते हैं कि आप मेंस में देखो आरएस के अंदर कि आपको डॉक्ट्राइंस पूछ रहे हैं, तो डॉक्ट्राइंस में भी डॉक्ट्राइन ऑफ लोकस स्टैंडाई भी होता है, ठीक है। तो आपको लोकस स्टैंडाई पता होना चाहिए कि लोकस स्टैंडाई होता क्या है। लोकस स्टैंडाई का मतलब क्या होता है? पहले ही लोकस स्टैंडाई का रूल चलता था और पीआईएल ने आने के बाद इसको वीक कर दिया गया। लोकस स्टैंडाई ये बोलता है कि आपका उस केस में स्टैंड क्या है, ठीक है। ये उस चीज़ की बात करें, आप सिंपल समझो कि आपका उस चीज़ में स्टैंड क्या है। लोकस स्टैंडाई ये बोलता है कि जिस व्यक्ति के राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं किसी भी एक्ट के थ्रू, वो ही कोर्ट में मूव कर सकता है अगेंस्ट द राइट और टू प्रोटेक्ट दोज राइट्स, ठीक है। जिसकी अधिकारों का हनन हुआ है वही कोर्ट में जा सकता है और कोई उसके सपोर्ट में या उसका रिप्रेजेंटेटिव बन के नहीं जा सकता। तो लोकस स्टैंडाई का जो रूल था वो बहुत स्ट्रिक्ट था और कई बार इस कारण से कल्प्रिट बच जाते थे, क्योंकि जो पर्सन इम्पैक्ट हुआ था वो केपेबल नहीं था कोर्ट में जाने के लिए। तो इसलिए पीआईएल का कॉन्सेप्ट लाया गया ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उस पीड़ित के सपोर्ट में जाके पीआईएल फाइल कर सके और उसके सपोर्ट में जाके केस लड़ सके। तो ये था पीआईएल का कॉन्सेप्ट। और सुओ मोटो भी लड़ सकता है पीआईएल में केस। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सुओ मोटो भी पीआईएल फाइल कर सकता है और खुद से भी केस लड़ सकता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 368, ठीक है, 2 of the Constitution of India, if a bill comes to Rajasthan Legislative Assembly after passing by the Parliament of India for resolution to rectify, then पहले तो देखो आर्टिकल 365 किस चीज़ से रिलेटेड है। ये सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर। ये आर्टिकल रिलेटेड है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैसे होगा उसके सारे प्रोविजन आर्टिकल 368 के अंदर में मेंशन कर रखे हैं। तो ये क्या बोलते हैं कि अगर कोई भी बिल आता है राजस्थान असेंबली के पास में आफ्टर पासिंग बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर रेक्टिफिकेशन, तो क्या होगा? तो होगा क्या कि रेजोल्यूशन कैन बी पास बाय द असेंबली। कि असेंबली चाहे तो रेजोल्यूशन पास कर सकती है, सही बात है। असेंबली चाहे तो रेजोल्यूशन को रिजेक्ट कर सकती है, सही बात है। और चाहे क्या, इस जो भी ये रिजोल्यूशन आएगा उसके पास में, तो उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकती असेंबली। डैट मीन्स असेंबली के पास 2 ही ऑप्शंस रहते हैं, येस और नो, कि जो भी पार्लियामेंट ने रिजोल्यूशन अमेंडमेंट बनाया है या पास किया है कि आप उससे एग्री करते हो या नहीं एग्री करते हो। आप नहीं करते तो ना बोल दो, एग्री करते तो हाँ बोल दो। आप इसमें बदलाव नहीं ला सकते, ठीक है। बदलाव सिर्फ पार्लियामेंट ला सकती है। तो इसका ऑप्शन सही क्या होगा? A, B and C। तो पहले आर्टिकल 368 समझ लेते हैं। देखो आर्टिकल 368 बात करता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और अमेंडमेंट कौन कर सकता है? पहले देखो अमेंडमेंट कैन बी डन ओनली बाय पार्लियामेंट। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अमेंडमेंट नहीं कर सकती। जब भी आप अमेंडमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उसमें देखते हैं कैन बी अमेंडेड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, नहीं, वो गलत है। इट कैन बी अमेंडेड ओनली बाय द पार्लियामेंट। स्टेट असेंबली के पास हाईएस्ट क्या है कि वो हाँ या ना दे दे इन चीज़ों में, रेक्टिफिकेशन के लिए आए। या दूसरी चीज़ हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल में देखा था कि वो रिजोल्यूशन पास करे कि साहब हमारे लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दो। वो रिक्वेस्ट है, वो अमेंडमेंट नहीं है। वो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती है पार्लियामेंट को कि आप हमारे लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दो। तो कहीं पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में पावर नहीं है कि वो अमेंडमेंट कर सके कॉन्स्टिट्यूशन को। पावर किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास में। पार्लियामेंट क्या करेगी? जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आएगा उसको पास करना होगा। और वो पास कैसे करेगी? स्पेशल मेजॉरिटी के। तो स्पेशल मेजॉरिटी क्या है? टोटल मेंबरशिप, ठीक है। हमने देखा था टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्लस 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग। यह है स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू पास होगा पार्लियामेंट से।
पार्लियामेंट अगर इसमें स्टेट्स की ज़रूरत नहीं है उनको, तो वो सीधा भेज देंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट इसको असेंट दे देगा। प्रेसिडेंट विल गिव इट असेंट, ठीक है, ये अपनी हाँ दे देगा। अगर मान लो कि उस अमेंडमेंट के अंदर में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो स्टेट की पोजीशन को इम्पैक्ट करते हैं, मतलब स्टेट का यूनियन के साथ जो रिलेशन है या स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टेटस है उसको इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कोई 7th शेड्यूल का रिलेटेड कोई सब्जेक्ट आ रहा है, या स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, राज्यसभा के अंदर में, उस रिलेटेड कोई बात हो रही है, तो उस केसेस में आप पार्लियामेंट को ये जो भी अमेंडमेंट है रेक्टिफाई करवाने के लिए स्टेट्स को भेजना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि सारी स्टेट्स रेक्टिफाई करेंगी। इसमें क्या प्रोविज़न दे रखा है कि अगर कोई भी ऐसा अमेंडमेंट होता है दैट इम्पैक्ट स्टेट्स पोजीशन, ठीक है, स्टेट की पोजीशन को इम्पैक्ट करता है, तो उसको रेक्टिफाई कराना पड़ेगा किसके द्वारा? बाय हाफ और मोर देन हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो स्टेट के लेजिस्लेचर होंगे तो 50% से +1, 50% +1 वाला सिस्टम मान लो कि उतने अगर जिस टाइम स्टेट लेजिस्लेचर्स ने रेक्टिफाई कर दिया तो ये एक्ट लागू हो जाएगी, अमेंडमेंट एक्ट लागू हो जाएगी। इसमें सारी स्टेट्स का रेक्टिफिकेशन नहीं चाहिए, उनकी सारी स्टेट्स की हाँ नहीं चाहिए। अगर 50% +1 लोगों ने भी हाँ भर दी, हाफ ऑफ द स्टेट असेंबलीज ने हाँ भर दी, तो ये पास हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। ये क्वेश्चन था कुछ बुक्स रिलेटेड था, ठीक है। ये बुक्स थी जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में कमेंट्रीज हैं मेजरली, ठीक है। इन बुक्स की बात करते हैं। तो पहली थी अतुल कोहली। इनमें से आपको मैच द फॉलोइंग करना है, तो मैं सीधा मैच द फॉलोइंग कर लेता हूँ। अतुल कोहली की बुक का नाम था द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, ठीक है। ग्रेनविल ऑस्टिन की जो बुक थी उसका नाम था द वर्किंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जो डी पार्ट था द वर्किंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। इस पूरी बुक्स वाले सेक्शन में कुछ पढ़ाने लायक नहीं है। मैं ट्राई करूँगा कि आपको एक लिस्ट दे दूँ कि जो जो बुक्स कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड है उन बुक्स और उनके ऑथर्स के नाम मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँगा। टेलीग्राम का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा और या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप चाहो तो यहाँ से सीधा सर्च करके भी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। तो ग्रेनविल ऑस्टिन की बुक का नाम था वर्किंग ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। पेंडेरल मून थे, उनकी बुक का नाम था डिवाइड एंड क्विट। और एलन ग्लैडहिल का बुक का नाम था द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ इट्स लॉस एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ये थी 4 बुक्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन सही हो जाता है 3, 2, 4, 1 एंड 3, ठीक है। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं है, मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा बुक्स का, वो आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। आप देखोगे तो जितनी भी एक्ट्स आती है, काउंसिल एक्ट आती है, रेगुलेटिंग एक्ट आती है, ये सारी एक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेसिफिकली जो एक्ट्स इंपॉर्टेंट है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1857 के बाद वाली एक्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ठीक है। उसके बाद में है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919, ठीक है, या इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोलते हैं 1919, ठीक है। फिर आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इन एक्ट्स के अंदर क्या क्या प्रोविजंस है उसको याद करना है। आप कमेंट कर दो आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक अलग से लेक्चर बनाऊं, तो वो भी मैं बना दूँगा सारी एक्ट्स को कवर करते हुए, फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 टू इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात कर रहा है। ये क्या बोल रहा है कि आपको इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो पहले आप हाईलाइट कर लो इनकरेक्ट स्टेटमेंट को, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 केम इनटू फोर्स इन 1921, ठीक है। तो केम इनटू फोर्स 1921, जी नहीं, गलत है ये। दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज, सॉरी क्या बोल रहा था मैं, गलत बोल दिया मैंने। ये एक्ट, ये स्टेटमेंट सही है।
1921 के अंदर में ये एक्ट फोर्स में आई थी। और सेकंड स्टेटमेंट है, इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोलते हैं। जी नहीं, ये गलत है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोलते हैं हम। 1909 की जो एक्ट थी उसको, 1909 का जो एक्ट आया था जहाँ पे हमने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात की थी, उस एक्ट को हम बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। बोलता है कि मॉन्टेग्यू वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड लॉर्ड चेम्सफोर्ड वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो जब भी हम एक्ट्स के नाम देखते हैं तो पहला व्यक्ति होता है वो होता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नाम होता है। तो मॉन्टेग्यू था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और ये था वाइसरॉय। ठीक है, तो पहले एसओएस था और सेकंड था वाइसरॉय। सही बात है, ये स्टेटमेंट भी सही है। दिस एक्ट सेपरेटेड द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। बिल्कुल, उसने बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया था और सेपरेशन कर दिया था सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट के बीच में। और इसने इंट्रोड्यूस की थी डायरकी। वो क्या है हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए गए थे इस एक्ट के अंदर में। ठीक है, एक बार ये मैं सारा मिटा देता हूँ। देखो, इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1990 के एक्ट को। इसने इंट्रोड्यूस किया था बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे अपर हाउस लोअर हाउस होते हैं ना, तो इसने बाइकैमरलिज्म भी इंट्रोड्यूस किया था। सेकंड इसने इंट्रोड्यूस किया था कि जो सब्जेक्ट्स जो थे, सब्जेक्ट का मतलब है किस किस एरियाज़ में आप लॉज बना सकते हो। ठीक है, उन सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया था। पहला था सेंट्रल सब्जेक्ट और दूसरा था प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। कि प्रोविंसेस के लिए कुछ एरियाज़ डिसाइड कर दिए और सेंट्रल के लिए कुछ एरियाज़ डिसाइड कर दिए। थर्ड उन्होंने क्या किया था, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे तो प्रोविंसेस में जो भी उनके पास पावर्स थी उसको डिवाइड कर दिया था ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स के बीच में। ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। देखो, ट्रांसफर्ड का मतलब था कि कुछ पावर्स जो थे जो मिनिस्टर्स को ट्रांसफर कर दिए थे या लेजिस्लेटिव असेंबली को ट्रांसफर या काउंसिल होती थी उसको ट्रांसफ़र कर दिए थे। इसका मतलब ये था जो गवर्नर होता था प्रोविंसेस का, प्रोविंशियल जो गवर्नर था वो काम करेगा ट्रांसफर सब्जेक्ट के ऊपर में विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो भी मिनिस्टर्स थे उनके साथ में मिलकर ये काम करेगा। और सेकंड था रिजर्व सब्जेक्ट्स। रिजर्व सब्जेक्ट्स में क्या होता था कि जो गवर्नर के लिए रिजर्व होते थे ये सब्जेक्ट्स, यहाँ पे गवर्नर के पास सबसे ज़्यादा पावर होता था, वो मन से वैसे एक्ट कर सकता था। लेकिन इसमें वो एक्ट करता था एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ में मिलके। देखो, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होती थी वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती थी, लेकिन ये जो मिनिस्टर्स होते थे ये रिस्पॉन्सिबल होते थे टू लेजिस्लेचर। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट्स लाए गए। उसमें गवर्नर, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में गवर्नर मिनिस्टर्स के साथ में काम करेगा और रिजर्व सब्जेक्ट्स जो गवर्नर के लिए रखे गए थे, गवर्नर अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ में मिलकर काम करेगा। तो ये जो सिस्टम लाया गया ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट्स वाला, इस सिस्टम को बोलते थे डायरकी। देखो, डायरकी का मतलब ये हुआ कि आप मोनार्की समझते हो। मोनार्की के मतलब होता है कि एक व्यक्ति का रूल, ठीक है, एक ही तरीके से सारा काम काज होगा। ठीक है, और डायरकी का मतलब है कि दो तरीके से रूल। यहाँ पे दो रूल कैसे हो रहे हैं, तो पहले कुछ सब्जेक्ट्स तो आपने दे दिए ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, जो मिनिस्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है उनके साथ में गवर्नर एक्ट कर रहा है, उनकी एडवाइस पे एक्ट कर रहा है, कुछ अपने लिए रख दिया उसने। तो यहाँ पे वो एज अ मोनार्क भी काम कर रहा है और एज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी काम करता था। इसको बोलते हैं डायरकी। दो लोगों का रूल हो गया, एक साइड लेजिस्लेटिव काउंसिल का हो गया और दूसरी साइड हो गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर में। ठीक है, ये था डायरकी का सिस्टम। बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया और सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया प्रोविंशियल और ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट्स के बीच में। ठीक है, अब आता है और क्या पॉइंट्स थे इसके अंदर में। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी एक्ट, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आप उसको साथ में ही रिवाइज करते चलो। देखो, पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट लेके आए ये लोग, क्योंकि मिनिस्टर जो थे रिस्पॉन्सिबल, वो इलेक्ट कौन करेगा उनको, पब्लिक इलेक्ट करेगी। डायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट लेके आए। ठीक है, जो भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था पहले, उसको पे कौन करता था, इंडियन गवर्नमेंट पे करती थी, या इंडिया का ईस्ट इंडिया कंपनी वाली जो गवर्नमेंट थी वो पे कर रही थी। अब एसओएस को पे कौन करेगा, पेड बाय ब्रिटिश एक्सचेक्वर। ठीक है, पेड बाय ब्रिटिश, खुद उसको पे कर रहे थे। तो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 8 मेंबर होते थे। इन्होंने बोला कि अब 3 में से 8 मेंबर जो होंगे वो इंडियन होंगे। ठीक है, मेंबर इंडियन इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी उसमें 3 में से 8 इंडियन होंगे।
और क्या प्रोविजंस लेके आए? आपने 1909 एक्ट के अंदर में देखा था कि एक मेंबर होता था इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर में। और दूसरी चीज़ 1909 एक्ट में क्या था? सेपरेट इलेक्टोरेट लाए गए थे मुस्लिम्स के लिए। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब ये होता है कि जो मुस्लिम्स अगर खड़ा होता है तो मुस्लिम्स को वोट कौन करेगा? सिर्फ मुस्लिम्स करेंगे। मुस्लिम्स के लिए सिर्फ मुस्लिम्स वोट करेंगे अगर वो मुस्लिम सीट पे खड़ा होता है तो, ठीक है। जनरल में होता है तो सब वोट कर सकते हैं, लेकिन वो मुस्लिम अगर मुस्लिम सीट पे, रिजर्व सीट पे खड़ा होता है तो वो उसको सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट करेंगे। तो सिमिलरली इस एक्ट में भी सेपरेट इलेक्टोरेट लाए गए। किसके लिए लाए गए? सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिख्स के लिए भी लिया है। इंडियन क्रिश्चियंस, जो क्रिश्चियंस इंडिया में रह रहे थे और इंडियंस हो गए थे, या फिर जिनको कन्वर्ट कराया गया था, इंडियन क्रिश्चियंस या एंग्लो इंडियंस, जो फॉरेनर्स जो थे या इंग्लिश लोग जो थे इंडिया में रह रहे थे, उनको बोलते हैं एंग्लो इंडियंस। और बाकी यूरोपियंस, उनके लिए भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट का फंडा लाया गया कि उनकी सीट्स पे अगर वो बंदा इलेक्ट होता है तो उनको सिर्फ यूरोपियंस ही वोट करेंगे और कोई वोट नहीं कर सकता। और औरतों को भी राइट ऑफ वोट दिया गया, वुमेन कैन वोट। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया? एक नई ऑफिस बनाई गई, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन लंदन, ठीक है। हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया बनाया गया लंदन के अंदर में, ठीक है। एक एसओएस के साथ में ऑफिस थी ये, और कुछ पावर्स जो थे एसओएस के पास में, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास में, उसको ट्रांसफ़र कर दिए गए। एक 1926 में इस एक्ट के रिकमेंडेशन पे इस्टेब्लिश होता है सेंट्रल पीएससी। सेंट्रल पीएससी पता है, जैसे यूपीएससी नहीं होता है वैसे ही एक सेंट्रल पीएससी भी इस्टेब्लिश किया गया। और एक मुद्दिमन कमेटी भी इस्टेब्लिश की गई थी। मुद्दिमन कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड थे वो आप कमेंट में बताएंगे। तो ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। और उसके साथ में हमने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी एक बार कंप्लीट कर लिए हैं, साथ में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को भी एक बार गो थ्रू कर लिया है कंपैरिजन के थ्रू। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है 2016 का ही क्वेश्चन, सेकेंड। वन अमॉन्ग्स द फॉलोइंग वॉज नॉट अ सेलिएंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखो पहले क्या है? नॉट। ये नॉट अ सेलिएंट फीचर मतलब कौन सा फीचर नहीं है वो हमको आइडेंटिफाई करना है। कौन सी एक्ट का? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। पहला ऑप्शन क्या है? इट मार्क द बिगनिंग ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब है कि जो प्रोविंसेस थे या उस टाइम के स्टेट्स जो भी बोल सकते हैं, उनको अपने हिसाब से कार्य करने का अधिकार था, उनके ऊपर सेंटर का इंटरफेरेंस ज़्यादा नहीं था। तो इसने बिगनिंग की प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की? जी हाँ, इसने बिगनिंग की प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर ऑल इंडिया फेडरेशन। ये एक्ट ऑल इंडिया फेडरेशन की बात करता है। ये सबसे मेन प्रोविजन था इस एक्ट का। ऑल इंडिया फेडरेशन का मतलब ये है कि एक हम फेडरेशन बनाएंगे जिसमें ब्रिटिश प्रोविंसेस भी होगी, जो ब्रिटेन के कंट्रोल में थी, प्रोविंसेस जितनी भी थी वो भी होगी, प्लस जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया के अंदर में वो भी सारी सब साथ में मिलेंगे और हम एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे। लेकिन ये फेडरेशन कभी एग्जिस्टेंस में आया नहीं, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने मना कर दिया कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे ऐसे किसी फेडरेशन को। तो प्रोविजंस थे, ठीक है, ये भी सही है। इट अबॉलिश्ड डायरकी एट द प्रोविंशियल लेवल एंड इंट्रोड्यूस्ड इट एट द सेंटर। तो हमने डायरकी की बात की कि ट्रांसफ़र और रिजर्व सब्जेक्ट वाला सिस्टम था, इन्होंने प्रोविंसेस में वो ख़त्म कर दिया और वो सेम सिस्टम ले आए ये लोग सेंटर के अंदर में। सही बात है। ये बोला रेजिडरी सब्जेक्ट्स वर अलोकेट टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। जी नहीं, रेजिडरी जो भी सब्जेक्ट्स थे वो अलॉट किए गए किसको? वाइस रॉय को। हम आगे पूरा एक बार समझते हैं कि 1935 का एक्ट क्या था। और जो रेजिडरी सब्जेक्ट का मतलब है कि जो भी सब्जेक्ट्स बाकी बच गए हैं, जितने मेंशन किए वो ठीक है, जो बाकी बच गए हैं उन सबका पावर रहेगा वाइस रॉय के पास में। और ये स्टेटमेंट हो जाता है रॉन्ग और हमारा ऑप्शन हो जाता है 4, ठीक है। एक बार हम सारी एक्ट को देख लेते हैं, पूरे एक्ट बोलती क्या है। 1935 की जो एक्ट है वो उस सबसे एलोबरेटिव एक्ट थी जिसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस, बहुत सारे शेड्यूल्स किए गए थे। और जो हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो कोर बेसिस था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 थी। उसके ऊपर बाकी सारी चीज़ों को बिल्डअप किया गया है, बाकी अदर कॉन्स्टिट्यूशन से चीज़ें ली गई, कुछ चीज़ें मॉडिफाई की गई और कुछ चीज़ें और नई ऐड की गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स के द्वारा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थी, उसके अंदर कितने सेक्शंस थे? 321 सेक्शंस थे और 10 शेड्यूल्स थे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का है।
दूसरा आपने प्रोविजन देख लिया कि इसने ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात की थी, ठीक है, और इसका मेन पर्पस था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को लेके आना, ठीक है। अब इसने सेंट्रल पावर्स को डिवाइड किया था, जो सेंटर के पावर्स थे, जो भी पावर होते हैं उसको डिवाइड किया गया था। पहला था फेडरल लिस्ट। फेडरल लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होंगे जिसके ऊपर सिर्फ सेंटर जो था वो उस पर एक्ट कर सकता था, उस पर लॉज ला सकता था। सेकंड क्या था, प्रोविंशियल लिस्ट बनाई गई। प्रोविंशियल लिस्ट के अंदर में सिर्फ प्रोविंसेस काम कर सकते थे, प्रोविंसेस उसके अंदर लॉज बना सकते थे। और थर्ड लिस्ट बनाई गई कंकरेंट लिस्ट, जैसे प्रेजेंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट वैसे ही था। और कंकरेंट लिस्ट में दोनों एक्ट कर सकते थे, उसके अंदर जो भी सब्जेक्ट है उनके ऊपर दोनों लॉज बना सकते थे, ठीक है, ये था। और रेजिडरी पावर हमने बात की, वो रेजिडरी किसको दे दिया गया, वाइस रॉय को दे दिया गया। रेजिडरी जितने भी पावर होंगे वो वाइस रॉय को दे दी गई। अब मेन चीज़ इन्होंने किया कि प्रोविंशियल जो भी सब्जेक्ट्स थे वहाँ पे डायरकी को अबॉलिश कर दिया गया। प्रोविंसेस में डायरकी को अबॉलिश किया गया और यहाँ पे डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब जो सब्जेक्ट्स है उसको कैसे डिवाइड किया गया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट्स के बेसिस पे। और कुछ प्रोविंसेस में, जैसे 11 प्रोविंसेस जो थी उनमें से 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में वो बाई कैमरलिज्म भी लेके आए, मतलब जहाँ पे 2 हाउसेज होंगे, अपर और लोअर हाउसेज भी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाला काम था इन्होंने यहाँ पे भी कंटिन्यू किया। इन्होंने प्रोविजंस बनाए थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट होंगे किसके लिए, डिप्रेस्ड क्लासेस, ठीक है, डीसी, और वुमेन एंड लेबर। 1990 एक्ट में वुमेन्स को राइट टू वोट दिया और इसके अंदर बात की वुमेन्स के सेपरेट इलेक्टोरेट के। इस एक्ट के सारे प्रोविजंस लागू नहीं होते, ये सिर्फ एक्ट थी, ये लागू नहीं हो पाई थी ढंग से, ठीक है। और जो पहले काउंसिल होती थी, एक 1858 एक्ट में अभी आप देखेंगे कि वाइसरॉय के साथ में 15 मेंबर की एक काउंसिल होती थी। अब वो काउंसिल हटा दी गई, उस काउंसिल के मेंबर्स को हटा दिए गए। अब वहाँ पे उसकी जगह अपॉइंट होने लगे एडवाइजर्स टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इससे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पावर थोड़ी सी बढ़ गई और आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया। आरबीआई सबसे इम्पोर्टेंट है, इस एक्ट के बाद में इस्टेब्लिश किया गया आरबीआई को, ठीक है, जो करेंसी और क्रेडिट जो होता था वो सारे सेक्शंस को देखती थी। और 1937 में एक्ट के बाद में फेडरल कोर्ट को भी इस्टेब्लिश किया गया, जो हमारा प्रेजेंटली सुप्रीम कोर्ट है उस फेडरल कोर्ट का ही नेक्स्ट वर्जन है, ठीक है। जो प्रीवियसली एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था 1773 के अंदर में, वो नहीं था हमारा सुप्रीम कोर्ट। हमारा सुप्रीम कोर्ट जो था इस फेडरल कोर्ट का एक्सटेंशन था, ठीक है। नेहरू इसके बारे में बोलते हैं कि सारा ब्रेक्स है, नो इंजन, ऑल ब्रेक्स नो इंजन। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है 2013 का क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के प्रोविजंस हैं और कौन से अमेंडमेंट के अंदर में ये प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए गए थे। और पहला है कि राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अंडर आर्टिकल 19(1)(c). हमने अभी प्रीवियसली देखा था, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वाला कौन सा अमेंडमेंट था, 97th अमेंडमेंट, ठीक है। सेकेंड था प्रोटेक्ट SC/ST रिजर्वेशन इन फिलिंग बैकलॉग वैकेंसीज, ठीक है। SC/ST रिजर्वेशन की जो बात की गई थी वो की गई थी 81st अमेंडमेंट के अंदर में, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ NJAC, अभी हमने इसके ऊपर क्वेश्चन भी देखा, देखो 2013 में वो क्वेश्चन आया था और उसके बाद में फिर से इसी पॉइंट के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर फिर से क्वेश्चन रिपीट होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप PYQs को अच्छे से एनालाइज करो और उसके आसपास के एरियाज़ को भी एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। तो NJAC कब बना था, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। और रेस्ट्रिक्ट द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अब मैंने एक अमेंडमेंट शायद से मिस हो गया था, 91st अमेंडमेंट था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर पार्लियामेंट के सिस्टम्स के अंदर में पूरे चेंजेस आए गए थे, ठीक है। रेस्ट्रिक्ट द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये था 91st अमेंडमेंट एक्ट 2004। तो ये होता है क्वेश्चन सही कंप्लीट, और इसका ऑप्शन क्या होगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। 3, 1, 4 एंड 2। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। 2013 का क्वेश्चन है सेकंड। द प्रेसिडेंट्स पावर टू वीटो ए बिल फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन अवे बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वर्ड shall give his assent, shall give his consent by which amendment? ये था 24th अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट आया गया था कि भाई अगर प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है या बिल आता है तो उसको असेंट देनी ही पड़ेगी, वो मना ही नहीं कर सकता, उसके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है, वो असेंट देना पड़ेगा। ये इंदिरा गांधी के टाइम पे आया था और ये अमेंडमेंट था
24th अमेंडमेंट। ठीक है, इस अमेंडमेंट आपको 24th भी पढ़ना है, 25th भी पढ़ना है, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट है जिसके अंदर इंदिरा गांधी ने सिग्निफिकेंट चेंजेस लाए थे। और फिर उसके बाद में ये इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने 42nd अमेंडमेंट, जिसमें वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारे चेंजेस किए गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। और फिर 44th अमेंडमेंट आता है, जो इस कांग्रेस गवर्नमेंट है इंदिरा गांधी के द्वारा जो भी चेंजेस लाए जाते हैं उसको रिवर्स करने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन को वापस से सही करने के लिए। ठीक है, ये होता है 2013 का सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। फिर से वही बुक्स की एक मैं लिस्ट बना के आपको दे दूंगा, ताकि आप एंड में जब भी आपका एग्जाम हो उस टाइम पे एक बार देख के चले जाना, उसमें से एक आध क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसे इजीली सॉल्व कर पाएँ। तो पहली बुक है गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बुक थी श्रीमन नारायण। ठीक है। सेकंड है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये बुक है ए ग्लैडहिल की हम पहले भी एक बुक देख चुके हैं। ये है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ए ग्लैडहिल। थर्ड इज वाइट अम्ब्रेला जो बुक है वो है डी मैकेंजी ब्राउन की। ठीक है। और द फोर्थ इज द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ये बुक है पॉल आर ब्रास की। तो हमारे ऑप्शंस क्या हो गए? 2, 3, 1 एंड 4। 2, 3, 1 एंड 4। तो आंसर हो गया सेकंड सही। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कुछ स्टेट्स को, जैसे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब इतनी स्टेट्स एग्जिस्ट नहीं करती थी जो आज की तारीख में एग्जिस्ट करती है, तो बाकी बहुत सारी स्टेट्स को धीरे धीरे दर्जा मिलता गया। तो ये पूछ रहे हैं कि मिजोरम को कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू दर्जा मिला स्टेट का? तो वो अमेंडमेंट था 53। ठीक है। इसमें बहुत सारी स्टेट्स हैं अलग अलग जिनको अलग अलग अमेंडमेंट्स के थ्रू दर्जा मिला है। वो आपको लिस्ट क्या है वो आपको एक बार देखनी है। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर भी वो दिख जाएंगे सारी की सारी लिस्ट, और फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स वाले चैप्टर जो होते हैं उनमें भी आपको ये चीज़ दिख जाएगी। तो आपको सब देखना है कि कौन सी स्टेट पहले बनी, उसके बाद में कौन सी, वो सीरीज़ कौन सी है, आप वो देखना है। अगर आपको चाहिए कि वो लिस्ट बना के मैं दे दूँ तो वो भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन। ठीक है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दे रखे हैं और वो पूछा है कि सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कि हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज कहाँ से उठाएं। इसका ऑलरेडी जो PDF है वो या फोटो है जो मैं अपलोड कर चुका हूँ टेलीग्राम के ऊपर, वो आप देख लेना। सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट जो है हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। तो पहला आता है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स जो थे हमने US के बिल ऑफ राइट्स से कॉपी किए थे, या फिर उनसे इंस्पायर हुए थे, कॉपी नहीं किए थे, सॉरी, वी इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट US बिल ऑफ राइट्स, और हमने हमारे फंडामेंटल राइट्स बनाए थे। तो फंडामेंटल राइट्स जो था US बिल ऑफ राइट्स से आते हैं। फिर आता है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। वो आते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, वहाँ से इंस्पायर होकर हमने बनाए थे। थर्ड है कैबिनेट गवर्नमेंट। जो कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, या ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था वहीं से लिया था। और फोर्थ इज यूनियन स्टेट रिलेशन। ये हम देखते हैं कि जो हमारा यूनियन और स्टेट का रिलेशन है वो कनाडा जैसा है, या कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ना कि US जैसा। US में क्या होता है कि स्टेट पावरफुल है कंपेयर टू यूनियन, लेकिन इंडिया के अंदर में क्या है, यूनियन ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू स्टेट्स। ठीक है। और जो स्टेट बनी है बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन बनी है, कि यूनियन ने स्टेट्स बनाई हैं। और कनाडा के अंदर भी ये सेम चीज़ है, लेकिन US के अंदर में क्या है, उन स्टेट्स ने मिलकर एक यूनियन को बनाया है। कॉलोनीज 13 कॉलोनीज साथ में आई और उन्होंने US को इस्टेब्लिश किया। ठीक है। ये था मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 4, 3, 1 एंड 2। 4, 3, 1 एंड 2। तो ऑप्शन होगा थर्ड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, 2013 और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। 2 असर्शन और रीजंस दे रखे हैं। आपको ये देखना है कि क्या असर्शन और रीजंस सही है आपस में। असर्शन क्या है? सरकार या कमीशन रिकमेंडेड दैट आर्टिकल 356 शुड बी स्पेरिंगली यूज्ड। मतलब वो बोल रहा है कि सरकार या कमीशन ने रिकमेंड किया कि आर्टिकल 356 जो है, जो प्रेसिडेंट रूल वाला आर्टिकल है, यहाँ पे प्रेसिडेंट जो रूल होता है या स्टेट इमरजेंसी की बात होती है, वो वाला आर्टिकल है, उसको कभी कभी यूज़ करना चाहिए, रेयरली। रीज़न क्या दिया? द पॉलिटिकल पार्टीज दैट केम टू फॉर्म द गवर्नमेंट एट सेंटर मिसयूज्ड आर्टिकल 356। सही बात है,
क्योंकि जो सेंटर वाली पार्टीज थी उन्होंने आर्टिकल 356 को मिसयूज़ किया। कांग्रेस की पार्टी आती थी तो वो अदर गवर्नमेंट सारी हटा देती थी, और अदर गवर्नमेंट की पार्टी आती थी, जहाँ जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा देते थे। तो उन्होंने अच्छे से मिसयूज़ किया है इस आर्टिकल का। तो ये दोनों सही है। सरकारी कमीशन ने रिकमेंड किया था। क्यों रिकमेंड किया है? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज उसका मिसयूज़ कर रही थी। तो आंसर क्या होगा? सेकेंड, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या बनता है कि हम सरकार या कमीशन को समझें। देखो, दो कमीशन है यहाँ पे। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सरकार या कमीशन के बारे में, लेकिन आपको एक साथ में देखना है पंची कमीशन को भी, जो इम्पॉर्टेंट है, जिसने स्टेट और यूनियन जो रिलेशंस होते हैं या अलग अलग प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, उन्होंने कुछ कमेंट्स दिए, कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है सरकार या कमीशन, जो बना था 1983-84 के अंदर में। ठीक है, तो पहले तो आप देख लो 1983 या 4। यहाँ पे मेरे पास रिकमेंडेशन लिखने की जगह नहीं है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बोल के बता देता हूँ। देखो, पहला था कि उन्होंने कहा कि एक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल होनी चाहिए। एक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल होनी चाहिए जहाँ पे आप स्टेट्स और सेंटर मिलकर डिस्कशंस करें चीज़ों को लेके और प्रॉब्लम सॉल्व करें। सेकंड ये था कि आप आर्टिकल 356 को स्पेरिंगली यूज़ करो। ठीक है, और ऑल इंडिया सर्विसेज की जो इंस्टीट्यूशन है, जो IAS वगैरह है, इन सबको और स्ट्रेंथन किया जाए और बहुत सारी ऐसी और सर्विसेज बनाई जाए जो ऑल इंडिया लेवल पे काम करें। जो रेजिडरी पावर्स थे उस पर डिस्कशंस था कि वो स्टेट्स को दे देने चाहिए, लेकिन सरकार या कमीशन बोलता है कि नहीं, वो पार्लियामेंट के पास ही रहने चाहिए। जब भी कोई स्टेट का बिल होता है वो प्रेसिडेंट वीटो करता है, तो आपको प्रेसिडेंट को वो जो भी कारण था कि किस कारण से आपने स्टेट के बिल को वीटो किया है, तो आपको कम्युनिकेट करना होगा स्टेट्स को। और दूसरी चीज़ थी कि कई बार ये इश्यूज आते हैं कि सेंटर जो होती है वो स्टेट्स के अंदर जो सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय कर देती है। नॉर्मली ये छत्तीसगढ़ वाला एरिया है या नक्सलाइट या जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, वहाँ पे ऐसी चीज़ें ज़्यादा होती है। तो उस चीज़ पे ये बोलते हैं कि अगर पॉसिबल हो तो स्टेट्स को भी कंसल्ट किया जाना चाहिए सेंटर के द्वारा, स्टेट जो भी फोर्सेस हैं उसको डिप्लॉय करने से पहले। ठीक है, और दूसरा ये चीज़ थी कि गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है उसको जनरली प्रेसिडेंट या मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो अपने हिसाब से अपॉइंट कर देती है बिना कंसल्ट किए CM को। तो सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशन थी कि CM को भी कंसल्ट किया जाना चाहिए, और ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर देना चाहिए कि कंपलसरी हो कि आप CM को कंसल्ट करके आप गवर्नर को अपॉइंट करो, ताकि एक अच्छा रिलेशन मेंटेन हो सके। आप दिल्ली में देख रहे हो कि गवर्नर के बीच में या लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में और CM केजरीवाल के बीच में सिग्निफिकेंट कॉन्फ्लिक्ट रहता है, और बाकी बहुत सारी स्टेट्स में ऐसा रहता है जहाँ पे अदर पार्टी की गवर्नमेंट्स होती हैं, जहाँ पे जैसे अभी BJP सेंटर में है तो BJP के अलावा जो भी गवर्नमेंट्स होगी वहाँ पे गवर्नर के साथ में अच्छा खासा कॉन्फ्लिक्ट रहता है CM का। तो वो कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो इसलिए प्रोविजन दे दिया कि आप CM को कंसल्ट करो अपॉइंटमेंट से पहले। और जो भी गवर्नर हो वो व्यक्ति स्टेट्स के बाहर का बहुत एक एमिनेंट व्यक्ति हो, जो एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो। ऐसे भी किसी आप पपेट्स को आप अपॉइंट ना करो, और प्लस वो जो भी व्यक्ति हो स्टेट का ना हो, ताकि वो स्टेट की पॉलिटिक्स से मिला जुला ना हो। बाहर का व्यक्ति हो, स्टेट के बाहर का, और वो एमिनेंट व्यक्ति हो बाहर का। ठीक है, और कोशिश की जानी चाहिए कि आपको जो गवर्नर है उसको 5 साल की टर्म जो है उसको फिक्स रहे। ऐसे नहीं कि आप कभी किसको कभी कहाँ अपॉइंट कर रहे हो, 5 साल की टर्म कंप्लीट नहीं दे रहे हो। आपको अगर गवर्नर एक बार अपॉइंट हो गया तो 5 साल की टर्म कंप्लीट करनी चाहिए। ये जो भी रिकमेंडेशन है मैं एक बार आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये टॉपिक्स है प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। प्रीएम्बल से सीधे क्वेश्चन आते हैं, फंडामेंटल राइट्स पे सीधे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन। मतलब आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, और सीधा DPSP में कौन सी DPSP कौन से आर्टिकल के अंदर आती है, दैट्स इट। आपको इजी क्वेश्चन आ रहे हैं RS के अंदर में। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है मैच द फॉलोइंग। RS में आप देखो मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन होता है ना, वो हमेशा ईजी होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि अगर आपको एक भी चीज़ में आप श्योर हो, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और अगर आप एक भी चीज़ में श्योर हो तो आपके चारों ऑप्शंस मैच हो जाएंगे। जब भी आपके पास मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आए, तो आप अगर आपको लग भी रहा हो कि मुझे नहीं आता है, तो भी आप उस पर फोकस करें और ट्राई करें कि एक आध चीज़ों को आप एलिमिनेट कर पाएँ। अगर आपने एक एलिमिनेट कर दिया तो आपके सारे ऑप्शंस मैच हो जाएंगे। और कई बार आपको नहीं समझ में आए
तो आप जो ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप ऑप्शन से जाने की कोशिश करो। अगर आप मान लो कि ए पे आप मानने के चल रहे हो कि यार ए का ऑप्शन 4 होगा, लेकिन आप देखो तो सही कि ए का 4 ऑप्शन है क्या। जब आपको समझ में आएगा ए का कोई 4 ऑप्शन ही नहीं है, तो आप फ्री हो जाओगे। ए क्या हो सकता है, 1, 2 और 3 में से कोई हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे कर करके आप कई बार जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उसको भी कर लेते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात की है और पूछा है कि कौन से आर्टिकल के अंदर वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मेंशन्ड है। पहला है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर। ये मेंशन्ड है आर्टिकल 39A के अंदर में। ठीक है, जो DPSPs है वो आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक है। सेकेंड है प्रोटेक्शन ऑफ द वर्क एनवायरमेंट। ठीक है, वो है आर्टिकल 48A। थर्ड इज राइट टू वर्क। राइट टू वर्क आता है आर्टिकल 41 में। और फोर्थ इज प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट, वो आता है आर्टिकल 49 में। देखो बेसिक में समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको 40 है, 0 है, 40 में आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात होगी। यू नीड टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। ठीक है, 41 में आपको 14 साल के हो गया। 41 को ऐसे याद रखो, इट्स नॉट 41, इट्स 14। 14 साल की उम्र का बच्चा काम कर सकता है, उससे ऊपर वाला, तो 14 साल का हो गया, अब उसको राइट टू वर्क दे दो। 24 का हो गया तो उसको और प्रिविलेजेस दे दो काम के अंदर में। ठीक है, 34 का 43 आएगा तो उसके अंदर और राइट्स होंगे, उसके राइट्स की बात होगी। 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। ठीक है, 4, 5, 6। 46 में ऐसे ही आपको SC ST की बात करेंगे, क्योंकि 6 शेड्यूल में आप देखोगे तो SC ST की बात हो रही है। 47 को आप याद रखो, 47 को 74 से याद करोगे। एक ओल्ड एज में आने के बाद व्यक्ति क्या करेगा। सिमिलरली 48 है तो 84 में आके वो एल्डरली व्यक्ति क्या करेगा। तो ऐसे ऐसे करके आपको चीज़ों को याद करना है। आपको जिस भी तरीके से चीज़ें याद हो, आप उस निमोनिक्स के थ्रू चीज़ों को याद कर सकते हो। और आपको चाहिए कि वो निमोनिक्स के ऊपर भी बनाओ तो आप कमेंट करो, आई हैव निमोनिक्स, आई कैन मेक यू लर्न DPSP इन 1 गो। ठीक है, और अगर मैं पॉलिटी के एक चैप्टर्स को पढ़ाता हूँ तो उसमें भी मैं चीज़ कवर कर लूँगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 2, A2, B1, C3 एंड D4। आते सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए आपने, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 आफ्टर सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट इन मेनका गांधी केस 1978। ये बोल रहा है कि 1978 के अंदर जो मेनका गांधी केस हुआ सिग्निफिकेंट केस था। आपको सुप्रीम कोर्ट के जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जैसे गोलकनाथ है, केशवानंद भारती केस है, इंद्र नारायण केस है, ये बहुत सारे केसेस हैं, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है और उनको अंदर क्या क्या वर्डिक्ट्स आए थे उनको भी एक बार देखना है। क्योंकि देखो, जब भी जितना इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उतने ही इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट्स के वर्डिक्ट है इन केसेस के अंदर में, क्योंकि ये भी डिसाइड करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन किस डायरेक्शन में जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के क्या कंक्लूजन्स निकलेंगे रियल लाइफ के अंदर में। तो मेनका गांधी केस में कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। पहले तो हम मेनका गांधी केस देख लेते हैं कि मेनका गांधी केस था क्या। मेनका गांधी केस क्या बोलते हैं कि जो आर्टिकल 21 है उसको एक्सटेंड किया गया। उसके अंदर इन्होंने बोला कि आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लिव विद डिग्निटी भी है। राइट टू लाइफ वाला जो आर्टिकल था उसके अंदर राइट टू लिव विद डिग्निटी भी है। और डिग्निटी का मतलब क्या होता है कि आप जी रहे हो सिर्फ जीने के लिए नहीं, आप इज्जत के साथ जी रहे हो, आपकी लाइफ डिग्निफाइड है, आपको बेसिक लाइफ के जो भी रिसोर्सेज है वो सब मिलने चाहिए। तो वो बोलते हैं राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड पर्सनल लिबर्टी बियॉन्ड मियर फिजिकल एग्जिस्टेंस। कि सर आप जिंदा हो कहने को जिंदा नहीं हो, आप सच में जिंदा हो, आपका दिल जिंदा है, आपको वो सारी सुख सुविधाएं मिल रही है जो एक साधारण इंसान को मिलनी चाहिए जीवन को जीने के लिए। तो पहला ये होता है, तो मतलब ये स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड क्या है कि पहले हमारे सिस्टम में चलता था प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज़ कानून में जो मेंशन स्टेप्स है वो फॉलो करके बनती है तो वो लीगल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसके कोर्ट केस में बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार कोई चीज़ें कानून के लॉ को फॉलो कर रही है लेकिन वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं कर रही है। मतलब ऐसा है कि कोई ऐसा लॉ है जो किसी व्यक्ति की लिबर्टी को इम्पेक्ट कर रहा है, या फिर वो रीजनेबल नहीं है, फेयर नहीं है, जस्ट नहीं है, ठीक है, और आर्बिट्रेरी है। तो ऐसा लॉ
भी इनवैलिड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था मेनका गांधी केस के अंदर में कि वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की जगह वो बात कर रहे थे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ या प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस जो यूएस में चलता है। ठीक है, इससे क्या हो रहा था कि पहले अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टेप्स मेंशन करके आप किसी के साथ कुछ भी कर लो, आप 50 लोगों को मार भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट उस पर वर्डिक्ट आएगा कि ड्यू प्रोसेस होगा। नहीं, आपको अगर किसी को भी मारना है, कुछ भी अगर करना है, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा किसी भी पर्सनल लिबर्टी को आप हर्ट ना करो, वो जस्ट हो, फेयर हो। आपने किसी टेररिस्ट को मारा है और कोई कारण से मारा है तो समझ में आता है, लेकिन आप ऐसे नहीं कि सिविलियंस को मार सकते हो। डेट मीन्स योर सिस्टम और योर प्रोसेस शुड बी फेयर एंड जस्ट। थर्ड पॉइंट उनके अंदर है कि जो आर्टिकल 21 है उसको आपको रीड करना है। आर्टिकल 19 जो इक्वालिटी की बात कर रहा है, आर्टिकल 19 जो फ्रीडम की बात कर रहा है, और आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी की बात कर रहा है। इन दोनों को, तीनों को साथ में पढ़ना है क्योंकि तीनों इंटर रिलेटेड है। आप लाइफ, फ्रीडम के बिना कोई लाइफ नहीं है और इक्वालिटी के बिना कोई लाइफ नहीं है। तो आपको आर्टिकल 21 पढ़ने के लिए 14 और 19 को भी साथ में पढ़ना है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और फोर्थ इन्होंने बोला कि जो राइट टू ट्रैवल होता है अब्रॉड वाला, आप देखो राइट आर्टिकल 19 के अंदर में आपको कहीं पे भी इंडिया में घूमने का अधिकार है, लेकिन जो आपको राइट टू ट्रैवल अब्रॉड वाला जो सेक्शन होगा वो आर्टिकल 21 के अंदर कवर होगा। तो राइट टू ट्रैवल अब्रॉड इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 21। ये 4 मेजर प्रोविजंस थे मेनका गांधी केस के अंदर में। और जो पहले वाला था क्या, द बर्डन लाइज ऑन द पेटिशनर टू प्रूव दैट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ विच डिप्राइव्स हिम ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टीज आर्बिट्री। नहीं, ये पेटिशनर पे बर्डन नहीं है, वो कोर्ट खुद डिसाइड कर लेगा। या फिर जो जिसके खिलाफ केस किया गया या गवर्नमेंट के खिलाफ केस है तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि ये गवर्नमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रूव करे। ठीक है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी पेटिशनर की। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऐसा कोई भी प्रोविजंस नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 2021 का क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ये सबको याद है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी थी, उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर पे ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने इंसर्ट की थी। देखो, कमेटी ने रिकमेंड की थी 8 ड्यूटीज़। ठीक है, कमेटी ने रिकमेंड की 8 ड्यूटीज़, लेकिन हमने इंसर्ट कितनी की गई थी, 10 ड्यूटीज़। ठीक है, ये तो कमिटीज़ के बारे में था। और पहला चलो देख लेते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में क्या। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 42 CA 1976। ओके, और ये पार्ट 4A के अंडर में ऐड की गई। जो डीपीएसपी पार्ट 4 के अंदर में है, उसके साथ में 4A बनाया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए, पार्ट 4A। और जो फंडामेंटल राइट्स है वो कवर्ड है पार्ट 3 के अंदर में। तो इनको ऐड किया गया डीपीएसपी के साथ में पार्ट 4A के अंडर में। और जो सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कवर्ड है एक ही आर्टिकल के अंदर में, आर्टिकल 51A। 51 भी किसके अंदर में आता है, डीपीएसपी के अंदर में आता है। और 51A आर्टिकल बनाया गया और उसके अंदर में सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ डाली गई। कमेटी ने 8 रिकमेंडेशन दी, 42nd अमेंडमेंट ने 10 रिकमेंडेशन 10 ड्यूटीज़ बनाई जो अलग थी, कुछ कमेटी के रिकमेंडेशंस थे। ठीक है, इन फंडामेंटल एक्ट्स को एक बार अमेंड किया गया था, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, जिसमें हमने राइट टू एजुकेशन की बात की थी। तो राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रंस। ठीक है, तो उसके बाद में एक ड्यूटी ऐड की गई थी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पेरेंट्स या गार्जियंस के लिए भी। ठीक है, तो अब हो गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई थी 11, पहले थी 10 और ये एक ऐड होने के बाद में हो गई थी 11। सिर्फ ये एक ही बार अमेंडमेंट हुआ था, दैट्स इट। अब चलो आगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये ड्यूटीज़ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 का सेकंड क्वेश्चन। ये पेयर्स आइडेंटिफाई करने, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर मेंशनिंग द डीपीएसपी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब ये जो भी पेयर्स दे रखे हैं इनमें से आपको देखना है कि कौन सा आर्टिकल के अंदर कौन सी डीपीएसपी मेंशन्ड है। जो पहला है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर। अभी हमने देखा क्या है उसका आर्टिकल 39A। ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये आर्टिकल आता है 48 के अंदर में। ठीक है, आर्टिकल 48 के अंदर में मेंशन है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। थर्ड है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। अभी मैंने बताया
कि विलेज पंचायत कौन से आर्टिकल के अंडर में मेंशन्ड है? आर्टिकल 41 में क्या है? राइट टू वर्क की बात की गई है। और फोर्थ क्या है? दैट देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, आर्टिकल 39। जी हाँ, ये सही है, 39 के अंदर मेंशन किया गया है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क और इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर, ये आर्टिकल 39A के अंदर मेंशन किया गया है। तो आंसर होगा इसका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2018 का क्वेश्चन है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के ऊपर से। पहले भी आ रखा है क्वेश्चन, अभी भी आया। अब आप समझो PYQs, मतलब PYQs के आसपास अगर आप एक बार पढ़ लेते हो ना चीज़ों को, आप किसी भी सब्जेक्ट्स के 50% क्वेश्चन ईजिली आंसर कर लोगे। 50% आपको पूरा सिलेबस पढ़ने से आएंगे बाकी वाले, लेकिन ये 50% जो होंगे वो PYQs की अच्छे से स्टडी करने से ही आपको आ जाएंगे। आप PYQs पढ़ो, उनके सॉल्यूशंस पढ़ो, उनके ऑप्शंस में जो भी चीज़ें दे रखी है उसको भी एक बार अच्छे से पढ़ो। तो इसमें बात की गई है सरदार स्वर्ण सिंह जो कमेटी थी 1976 के अंदर में, उसके मेंबर्स कौन कौन थे। तो एक बार उनके मेंबर्स के नाम बता देता हूँ मैं। सरदार स्वर्ण सिंह जी थे, वो तो चेयरमैन थे। साथ में उनके मेंबर थे NV गडगिल, ठीक है। नेक्स्ट थे सिद्धार्थ शंकर रे। थर्ड थे BN बैनर्जी। फोर्थ थे DP सिंह। फिफ्थ थे दिनेश गोस्वामी। एक इलेक्शन पे कमेटी भी बनती है, दिनेश गोस्वामी कमेटी, ठीक है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट आप याद रखना, इलेक्शन रिलेटेड कमेटी है वो। फिर है CM स्टेफन, चेम्बाकेसरी मथई स्टेफन, CM स्टेफन, इनको नाम याद रख सकते हैं, CM स्टेफन। रजनी पटेल थी उनके साथ में, रजनी पटेल। HR गोखले, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है आपके लिए याद करना, समझ सकता हूँ, HR गोखले। और साथ में VA सैयद मोहम्मद और फिर थे अब्दुल रहमान एनुतुली या AR एनुतुली, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इनमें से कौन मेंबर नहीं था? वो था हरिदेव जोशी। ये राजस्थान के व्यक्ति हैं, इन्होंने इसलिए नाम दे दिया हरिदेव जोशी का। हरिदेव जोशी जी मेंबर नहीं थे। AR एनुतुली थे, SS रे थे या सिद्धार्थ शंकर रे थे, CM स्टेफन थे, BN बैनर्जी थे, NV गडगिल थे, DP सिंह थे, दिनेश गोस्वामी थे, रजनी पटेल थे, HR गोखले थे और VA सैयद थे। ये सारे व्यक्ति मेंबर थे स्वर्ण सिंह कमेटी के और हरिदेव जोशी जी मेंबर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2016 का कि व्हेन वर द फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमने देखा कब हुआ था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ में, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था 1976 के अंदर में, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी तभी आई थी, आर्टिकल 51A और पार्ट 4A। नेक्स्ट है 2016 का मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन। लिस्ट दे रखी है फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड, ये क्वेश्चन है कि कौन से राइट्स किस आर्टिकल के अंडर में है। तो पहला है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। देखो 14 के अंदर आपको इक्वलिटी की बात की गई है, ठीक है, 15 में भी वही है और 16 में भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात है, राइट। तो 17 में अनटचेबिलिटी है, 18 के अंदर में आपके पास है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, जो भी राजा महाराजाओं के टाइटल्स थे वो अब अबॉलिश कर दिए जाएंगे। सेकेंड इज फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। रिलीजन वाले जो भी आते हैं वो आते हैं आर्टिकल 26 के अंडर में, 25, 26 ये सब रिलीजन रिलेटेड कॉन्सेप्ट में। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटीज़, ये आता है आर्टिकल 29 के अंदर में। और फिर है राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A। अब ये बताओ कि राइट टू एजुकेशन वाला जो आर्टिकल है 21A, वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, ठीक है। अब इस हिसाब से अपना ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 1 एंड 2, ओके। फिर आते हैं 2013 का क्वेश्चन। द फंडामेंटल ड्यूटी टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज मेंशन एट नंबर। तो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ को नंबर वाइज भी याद रखना है। अब मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होंगे कि आपको नंबर पूछा जाए, लेकिन फिर भी आप नंबर वाइज भी याद रखें। तो ये थी 3rd नंबर पे
टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये थी थर्ड नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013। थ्रू 44th Constitutional Amendment Act 1978, all the directive principles of state policy have been given preference over fundamental rights mentioned in Article 14 and 19. ठीक है, यह है पहला स्टेटमेंट। सेकेंड है, सुप्रीम कोर्ट has laid down in its verdict in Minerva Mills Kills 1980 that the preference given only to DPSP mentioned in Article 39B and 39C over the fundamental rights mentioned in Article 14 and 19. देखो, सेकंड स्टेटमेंट तो इसमें सही है, लेकिन पहले वाला स्टेटमेंट है गलत। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एक्ट लाया था वो 42nd में ये चीज़ की गई थी कि DPSP को ऊपर रखा गया फंडामेंटल राइट से, ठीक है। लेकिन 44th के अंदर उन चीज़ों को रिवर्स किया गया और कोशिश की गई कि आप बैलेंस क्रिएट किया जाए DPSP और रिस्टोर बैलेंस बिटवीन DPSP एंड फंडामेंटल राइट्स। तो बैलेंस था वो मेंटेन करने की बात की गई थी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, ना कि DPSP को प्रायोरिटी दी गई फंडामेंटल राइट्स के ऊपर में। हाँ, मिनर्वा मिल्स केस में कहा गया कि जो 39B और 39C है वो प्रेफरेंस देंगे उनको हम आर्टिकल 14 और 19 के ऊपर में, ठीक है। तो इसमें अंदर ये आप देख लें, ओनली 2 इज़ करेक्ट। ये सारे केसेस को भी आपको याद करना है, इसकी एक मैं PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। इसके साथ में हमारे जो पार्ट 1 था वो कंप्लीट होता है पॉलिटी के PYQ सीरीज़ का। इसके साथ और भी अभी बहुत सारे क्वेश्चन है अलग अलग टॉपिक्स के रिलेटेड, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंपेयर करेंगे, ताकि एक पार्ट बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए और आपको बोरिंग ना लगने लगे। इसलिए हमने इसको सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ताकि आप इजीली उन चीज़ों को ग्रैस्प कर पाओ और हर एक PYQ हम इन डेप्थ एनालिसिस कर पाएँ। इस बात में, इस वीडियो के अंदर में मैंने जो भी PDFs की बात की थी वो PDFs में अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे ऊपर, और आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। और आप वहाँ से नहीं देखना चाहते आप ऑथेंटिक बुक्स से भी देख सकते हैं, ठीक है। सो डन फॉर द डे एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट।